नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने आर्ट एंड कल्चर के इस आखिरी लेक्चर में यानी कि लेक्चर 26 में मैं आप सबका फिर से कहूं कि मैं स्वागत करती हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज आपका ये आर्ट एंड कल्चर का जो सेशन हमने शुरू किया था साथ में मिलकर, उसको आज हम समाप्त करते हैं। और समाप्ति में हम देखेंगे यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक हम टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर के, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो क्या सब आप तैयार हैं उसी उमंग और उसी उत्साह के साथ जैसे लास्ट 25 लेक्चर्स तक आप मेरे साथ थे? आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी टीम के लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करें। और इसी के साथ आज जब हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे तो हम ये सोच कर करेंगे, और आप भी ध्यान रखिएगा कि हम जल्दी से कोई नया टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे ये टॉपिक हमने मेंस के एस्पेक्ट से पूरा आपको फिनिश कराया, वैसे कोई नया लेक्चर नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा बहुत जल्दी ही। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, विश्वास रखना है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर 26 को। देखिए, कला एंड संस्कृति एज इट इज़ हम वही पढ़ रहे हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेंस के दिए गए, जैसा कि मैंने बताया। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी 2018 से आपका प्रश्न आया हुआ है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि भारत के इतिहास की, ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों, किसकी बात कर रहा है? चीनी और अरबी यात्रियों के वृत्तांतों का महत्व का आकलन करना है। तो इसमें हमें क्या चीज़ पे मेन फोकस करना है? पहले हम कीवर्ड्स देखते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंस के क्वेश्चंस में। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी महत्वपूर्ण है, और क्या आपको लिखना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको चूज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन की प्रकृति क्या है। इसमें पूछा है भारत के इतिहास, इसका मतलब भारत का इतिहास के बारे में आपको कुछ तो बताना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। उसकी पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों की यहाँ पर बात कर रहा है। ये जो चीनी और अरबी यात्रियों के जो वृत्तांत है, यानी कि उन यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है, उनके महत्व को बताना है हमें यहाँ पर। इसके बाद उसका आकलन करना है हमें बताना है कि भाई जो इन्होंने यहाँ पर यात्रा वृत्तांत के द्वारा जो हमारे भारतीय इतिहास के बारे में बताया वो कहाँ तक उचित है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे जो समकालीन राज दरबारी है उनके समान ही कोई अतिशयोक्ति तो नहीं की है, या कॉपी तो नहीं किया उन्होंने, क्या उन्होंने अपने इनपुट यहाँ दिए, हमें समझना है। तो क्या ध्यान देना है हमें कीवर्ड्स पर? यहाँ पर कीवर्ड्स में देखिए, मैं एक काम करती हूँ, आज पूरा ना लिखे, इस तरह से क्या मैं करने की कोशिश करूँ। जैसे कीवर्ड में पहला पॉइंट भारत के इतिहास की हमें बताना है, इतिहास की पुनर्रचना के बारे में। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कीवर्ड समझते फिर मेन क्वेश्चन पे आएंगे कि इसमें जो चीनी और अरबी यात्री हैं उनके वृत्तांतों के बारे में बताना है हमें, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम लिखेंगे इनका महत्व क्या था, क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। चौथा हम लिखेंगे कि आकलन करना है इसको, भाई हमें बताना है कि पूरी तरह से स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह ट्रू है, या फिर इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हम कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस हम अपने कुछ इनपुट्स दे सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ भी बताइए, लेकिन उसके पैरेलल में उन्होंने इस चीज़ का भी प्रभाव उनके यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। तो आइए कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे इतिहास की पुनर्रचना की बात की जाए तो कुछ साधारण शब्दों में इतिहास को जानने एवं उसको समझने के कुछ वैकल्पिक दृष्टिकोण हम दे सकते हैं। अभी समझेंगे, घबराना नहीं, बस इनका मतलब समझिए पहले आप। इसके बाद चीनी यात्रियों के वृत्तांत का महत्व। अब चीनी यात्रियों के वृत्तांत का महत्व बताने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए कि आप ये बताएं कि चीनी यात्री कौन कौन है पहले तो, क्योंकि कौन कौन आया, किसके शासनकाल में आया, फिर हम उसका महत्व बताएंगे कि भाई उसका मेंटल स्टेटस क्या था, वो कहाँ से आया, किसके शासनकाल में उसने क्या वहाँ पर बात की गई है। तो देखेंगे फाहायान हो गया, हुएनसांग, इसिंग इत्यादि जो है उन्होंने क्या क्या विवरण दिया है हमारे इतिहास के बारे में, उस समकालीन समय के बारे में, उस तात्कालिक समय के बारे में हम वो देखेंगे। इसके बाद अरबी यात्रियों की यदि मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो अरबी यात्रियों में कौन कौन आया उसको देखेंगे। जैसे सुलेमान हो गया, अल मसूदी हो गया इत्यादि के विवरण से हमें अपने इतिहास के बारे में क्या पता चलता है जो विदेशी यात्री है उनसे, ठीक है। इसके बाद इनका महत्व समझ गया, इसका आकलन हमें करना है। महत्व को कैसे लिखेंगे आप, अगर हम महत्व की बात करें, इसमें देखेंगे कि जो ये प्रत्यक्षदर्शी थे, ऐसा क्यों कहा गया, उस टाइम पे राज दरबार में जो उनके कवि हुआ करते थे वो भी उनकी वर्णन करते थे, पर उनका वर्णन कभी ना कभी आप देखेंगे थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता था कहीं ना कहीं। भाई सीधी सी बात है, किसी के घर में आप उसी के बारे में कुछ कविता या लेख लिख रहे हैं तो उसके खिलाफ तो आप नहीं लिखेंगे। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो आए इनकी रचनाओं से हम कह सकते हैं, इनके यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि क्या जो उस समय के राज दरबारी कवि थे उन्होंने जो लिखा है वो एक्चुअल में वैसा था या नहीं था। तो हम कह सकते हैं
हैं उस समय के तात्कालिक दरबारी लेखकों, जैसे उस समय के तात्कालिक दरबारी लेखक कौन से, जैसे हरिसेन हो गए जो समुद्रगुप्त के समय में थे, बाणभट्ट हो गए हर्षवर्धन के समय में, उनसे लेकर राजकीय संरक्षण है उससे बाध्य होकर उन्होंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है, उनके मतलब जो हमारे भारतीय लेखक थे उनके जो है उनसे बाध्य होकर यहाँ पर उन्होंने यात्रा वृत्तांत दिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें कह रहे हैं कि आकलन करना, मैंने आपको बता दिया कुछ सीमाओं के साथ हम इनको बता सकते हैं कि भाई पूरी तरह से सच नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिन इनके ऊपर हावी थी। अब जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे तब हम इसको समझेंगे। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रश्न के उत्तर को। देखिए आप क्या लिख सकते हैं इंट्रो में, जैसे विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, व्यापारिक, सांस्कृतिक और संबंधों एवं बौद्ध के प्रसार से भारत का आप देखते हैं जुड़ाव चीन और अरब क्षेत्रों से बना रहा। क्योंकि देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो बाहरी विदेशी यात्री थे वो हमारे भारत आया करते थे, और देखते हैं कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है तो बौद्ध के जन्म स्थल पर जो एक तरह से भ्रमण करने वो यहाँ आते थे, जिसके कारण वो यहाँ रहते थे, यहाँ की चीज़ों को देखते थे, और जो कुछ कभी यात्री होते थे वो यात्रा वृत्तांत वगैरह ऐसी चीज़ें लिखा करते थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में आने वाले जैसे मेन मैंने बताया हुएनसांग हो गए, फाहियान हो गए, इसके बाद अब सुलेमान हो गए, इन्होंने तात्कालीन भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और देखते हैं आपकी प्रशासनिक स्थितियों के बारे में इन्होंने विस्तार से वहाँ पर हमारे अपने यात्रा वृत्तांतों में बताया है। क्लियर है? अब देखिए इसमें हमें क्या समझना है, जैसे कि अब लिख सकते हैं कि इन यात्रियों ने क्या किया कि वहाँ पर भारत आए, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो देखा एग्जैक्टली वही लिखा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं किसी क्षेत्र से आती हूँ, ठीक है, मुझे किसी और क्षेत्र में छोड़ा जाए, मैं वहाँ पर किसी के बारे में कुछ लिखूँ, तो क्यों ना क्यों आप देखेंगे मेरे ऊपर मेरे क्षेत्र का थोड़ा प्रभाव दिखेगा, यानी कि मेरे कुछ ना कुछ तो पूर्वाग्रह होंगे जहाँ से मैं आई हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर मेरी लेखनी में वहाँ तो दिखेगा कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके की है, तो यहाँ पर हो सकता है उसके कंपेरिजन में ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी हल्की दिखे या कम आकी जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत है, वो उनके नज़रिए से गलत हो सकती है, जैसे उनके यहाँ वो चीज़ ना होती हो। आप समझ रहे हैं? तो इसमें कहा गया है जैसे कि पूर्वाग्रह से जो है वो लिप्त हो सकते थे इसमें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो समकालीन लेखक आप देखेंगे, जैसे हरिसेन और बाणभट्ट की बात मैंने बताई थी, वो समय के लेखक जो समकालीन लेखक हुआ करते थे वो भी कुछ ना कुछ लिखा करते थे, और ये यात्रा वृत्तांत भारतीय इतिहास के बारे में, लेकिन उनके कंपैरिजन में कोई नवीन दृष्टिकोण हमें देते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेन बॉडी की अगर मैं बात करूं, मेन बॉडी में हम क्या लिखेंगे, इंट्रो के बाद हम मेन बॉडी में लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे आपकी चीनी यात्रियों का महत्व क्या था, तो फाहियान के बारे में पहले लिखेंगे। 2-3 जो यात्री आए उनके बारे में हम डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे फाहियान हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में राजनीतिक और वहाँ की प्रशासनिक स्थितियों के बारे में सूचना दी है। चीन हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कैसे थे, इसके बारे में उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के आप देखेंगे कि जो चुस्त उनके प्रशासन की आप चर्चा है वो उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया उसका, और कहते हैं ऐसा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में लोग जो हैं वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते, तो थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पर वर्णन मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और कहीं कहीं पर पढ़ने को मिला है, जब हुएनसांग आए थे भारत तो 2 बार उनका जो है सामान चोरी हुआ, उनके साथ लूट खसोट भी हुई है, तो अतिशयोक्तियाँ तो इतिहास से चलती ही रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें बौद्ध और हिंदू धर्म से सूचनाएं भी हमें किसके समय में, फाहियान के समय में जो चीनी यात्री थे उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। अब हुएनसांग आए, हुएनसांग किसके समय में, आप देखेंगे हुएनसांग की जो यात्रा वृत्तांत थी वो CU की थी। ठीक है, उस पुस्तक का नाम CU की है, और हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर आए, इन्होंने भी वहाँ के हर्षवर्धन के शासनकाल की राजनीतिक और वहाँ की विदेश नीति कैसी उन सब के बारे में बताया। हर्षवर्धन के जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो उनकी भावना थी उसको भी वहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, तात्कालिक सामाजिक सांस्कृतिक उनकी जो स्थितियाँ थी उनकी जानकारी दी, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था इत्यादि उन्होंने वहाँ पर हुएनसांग ने अपनी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय और बौद्ध धर्म की प्रशंसा इत्यादि जैसे रचना भी के बारे में भी आप देखेंगे हुएनसांग ने अपनी रचना में अपने यात्रा वृत्तांत में इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। ये सब तत्व देखने को मिलते हैं। वहीं इसिंग के बारे में अगर कहें, चीनी यात्रियों के भी महत्व की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे इसिंग एक और देखेंगे
चीनी यात्री जो थे उन्होंने क्या कहा कि ये पूर्व मध्यकाल की इन्होंने यहाँ पर सूचना दी थी और विशेषकर सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है। और नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, विश्वविद्यालय जैसे उनका अध्ययन किया और उनकी सूचना यहाँ पर हमें अपने यात्रा वृतांतों के द्वारा दी थी। तो आपने अभी तक यहाँ पर मेन बॉडी में क्या लिखने का प्रयास किया? चीनी यात्रियों के द्वारा जो उनकी यात्रा वृतांत है उसका महत्व बताते हुए उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में क्या बताया हमने समझ लिया। अब समझते हैं जो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जो अरबी यात्री थे उनके यात्रा वृतांतों का महत्व बताना है हमें कि उन्होंने क्या वर्णन किया, उसमें कौन कौन से यात्री आए जिन्होंने हमारे देश के इतिहास के बारे में वर्णन किया, किसके शासनकाल में आए थे। तो देखेंगे इसे सुलेमान थे, कल मैंने पढ़ाया था लेक्चर 25 में माफ़ी चाहती हूँ। सुलेमान थे, उनका अखबार अल सिंध वल हिंद जो उनका एक ग्रंथ है उसमें उन्होंने 9वीं सदी में इसको लिखा था। और इसमें देखते हैं कि बंगाल के जो पाल शासक हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। बंगाल के पाल शासकों के में अरबी जो यात्री आए थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रकूट शासक जो है उसके अमोघ वर्ष के विषय में जो है जानकारी या सूचना हमें दी है। इसी के साथ तात्कालिक आर्थिक और व्यापारिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताया है, वो मेन एक पार्ट हो जाता है हर यात्री के बाद जो अपने चर्चा का विषय बनाता है। इसके बाद अल मसूदी जो अरबी यात्री थे वो आप देखेंगे कि प्रतिहार वंश की उन्होंने जानकारी दी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसी के शासनकाल में वो आए थे। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था हमारे भारत में कैसी थी उसके इतिहास के बारे में वहाँ पर थोड़ा उन्होंने वर्णन किया है। ये सारी बातें हो गई। ठीक है, महत्व तो समझ लिया। अब कह रहे हैं आकलन करिए। तो आकलन में हमें एक चीज़ समझनी है कि भाई ये सब चीज़ें बता दी, अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसी सामाजिक स्थितियाँ थी, धार्मिक स्थिति ऐसी थी, विदेशों के साथ व्यापार ऐसा हुआ करता था। ठीक है, राजा ऐसे रहा करते थे, उस वक्त घरों में ताले नहीं लगते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें बता दी गई हैं। अब सीमाएँ क्या, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जैसे वो कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित भी थे। भाई कोई विदेशी यात्री आया है, उसने पूरा जीवन अपना अपने देश में बिताया है, तो उसके हिसाब से कुछ चीज़ें जो उसने वहाँ देखी है एज इट इज़ वही चीज़ें अगर यहाँ थोड़ी मॉडिफाई होके देखिए तो उसके लिए क्या सही है, वही जो वो देख के आया है। तो कुछ सीमाएं भी हैं उनकी कि हम देखते हैं जैसे चीनी यात्री जो आए हैं बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने आप देखेंगे हिंदू धर्म का जो वर्णन है उतना उस रूप में यहाँ पर नहीं किया है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ बौद्ध धर्म का ही वर्णन जो प्रचलन था या वही धर्म माना जाता था, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इन्हें भारतीय परिस्थितियों की वास्तविक समझ भी नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने विदेशी पूर्वाग्रहों से युक्त अपनी रचनाओं में उनका वर्णन किया, अपनी उसकी संस्कृति का उस हिसाब से उन्होंने वर्णन किया है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं एक तरीके से कि इन सभी पूर्वाग्रहों के बावजूद भी हमने जो देखा चीनी और अरबी यात्रियों ने गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल आदि जो इन कालों की जो व्याख्या की है, रचना की अपने यात्रा वृतांतों में, वो वहाँ के उस समय के तात्कालिक समय के जो राज दरबारी कवि थे उनसे थोड़ा हमें कह सकते हैं बेहतर एक समझ विकसित होती है। क्योंकि जो राज दरबारी कवि हुआ करते तो पूरी तरह से राजा को ही समर्पित होकर चीज़ें लिखा करते थे। क्योंकि देखिए अब राजमहल में रहकर आप किसी सामाजिक परिस्थितियों के बारे में लिखेंगे तो हो सकता है आप उतना बेहतर ना लिख पाएँ, क्योंकि आपका सराउंडिंग वही सब चीज़ें हैं, आप बेहतर जीवन यापन वहाँ कर रहे हैं ना। अब इन्होंने क्या, ये बाहर से आए, बाहर रहकर उसके आसपास की चीज़ों को लिखा, तो कुछ सच्चाई इनके यात्रा वृतांतों में भी देखने को मिलती है। तो कुछ इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके सामने आते हैं तो कैसे आप, अगर ये विदेशी यात्रियों के बारे में इस प्रकार से कुछ पूछा जाता है तो आप भारतीय इतिहास का वर्णन जो वहाँ के राज दरबारी कवि उनके साथ भी तुलनात्मक रूप से दे सकते हैं। यहाँ पर आकलन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार से उत्तर देने का प्रयास किया है। स्पष्ट हो गया है क्या? अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े। आइए चलिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर आपका यूपीएससी 2020 से पूछा गया है कि शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक भारतीय कला और इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, हमें विवेचना करनी है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, पहले हम इसको जो है ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य की बात पूछ रहा है, ठीक है, प्रारंभिक भारतीय कला, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक भारतीय कला, इसके बाद यहाँ के इतिहास, ठीक है, इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, विवेचना करिए। इनका कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि जो हमारे आर्किटेक्ट था ना, उसमें देखेंगे कि आप भारतीय कला और परंपरा का, या भारतीय कला और इतिहास के ज्ञान का अति महत्वपूर्ण यहाँ पर देखेंगे जो हमें स्रोत मिलता है। देखेंगे कि जो हमारी स्थापत्य कला है, शैलकृत स्थापत्य कला, उसमें भारतीय, अब यहाँ पर प्रारंभिक भारतीय कला कहा गया है, तो कला में क्या आएगा आपका, देखिए कला में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। आपका स्थापत्य कला आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, आपका इसमें चित्रकला आ जाएगी, इसके
बाद आप देखेंगे इसमें मूर्ति कला भी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा डायमेंशन है ना कला के नाम पर, ठीक है। मूर्ति कला हो गया, आपका नृत्य हो गया, आपका गायन हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। तो क्या इन सब के द्वारा इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे जो शैलकृत, जो आप देखेंगे चट्टानों गुफाओं में बनाए गए जो ये स्थापत्य की बात कर रहा है, वो हमारे पहले के भारतीय इतिहास और वहाँ की कला के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है हमें वहाँ के सोर्सेज से। जो गुफाएं थी, वहाँ का जो रॉक कट यहाँ पर शैल स्थापत्य की बात कर रहा है ना, तो उन सब से हमें वहाँ पर क्या पता चलता है, अपने इतिहास के बारे में और अपने भारतीय जो देख सकते हैं आपकी कला के बारे में। तो और कला में क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं, ये आते हैं। तो कैसे हम इन चीज़ों का प्रारंभ करेंगे उसको हमें समझना है। चलिए पहले हम कीवर्ड समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे कीवर्ड्स पे देखेंगे शैलकृत स्थापत्य की बात कर रहा है, तो हमें बताना होगा भाई कि इसका एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें उदाहरण के साथ इसको परिभाषित करना होगा। पहले हमें ये समझना है। दूसरा, हमें भारतीय कला को डिफाइन करना होगा कि भारतीय कला के स्रोत जैसे शैलकृत स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी क्या क्या मिलती है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है इतिहास के, तो इतिहास के ज्ञान स्रोत क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए शैलकृत स्थापत्य में तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक बातों की हमें जानकारी मिलती है। भाई इतिहास किन चीज़ों से पता चलता है, या तो पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है या हमारे साहित्यिक से पता चलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इतिहास के ज्ञान प्राप्ति के जो स्रोत हैं उसमें हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें जाननी होंगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक स्थितियाँ कैसी थी, वहाँ पर उनसे हमें ये इस ज्ञान का प्राप्त स्रोत मिलता है, ठीक है। वही हमें विवेचना यानी कि हमें डिस्कस करना है। विवेचना से मतलब यहाँ पर है हिस्ट्री में आप देखेंगे क्वेश्चंस में आप बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पर क्या निचोड़ क्या पूछा गया, तो विवेचना डिस्कस करना, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे उसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आंसर फॉर्मेट हमारा किस प्रकार से होगा, आंसर फॉर्मेशन जो होगा हमारा वो किस प्रकार से होगा। जैसे हम यहाँ पर इंट्रो लिखेंगे पहले, ठीक है। इंट्रो यानी कि प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों में जैसे हमारे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, हमारे स्मारक हो गए। वहीं आप देखते हैं कि साहित्यिक में जैसे धार्मिक हो गए, गैर धार्मिक साहित्यिक हो गए, उन स्रोतों से हमें इतिहास का पता चलता है। अब शैलकृत स्थापत्य की अगर बात की जा रही थी, जिन्हें चट्टानों को काटकर जैसे आप देखते हैं गुफा हो गया, चैत्य हो गए, विहार हो गए, मंदिर हो गए, इनके रूप में हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है। विभिन्न मंदिरों की भी बात इसमें आएगी, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, इतिहास के रूप में जानते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था यहाँ पर भारतीय कला, फिर इसके बाद हम इतिहास के ज्ञान के स्रोत, यानी कि हम पहले भारतीय कला के स्रोतों को समझेंगे। तो यहाँ पर मेन बॉडी में हम क्या लिखने की कोशिश करेंगे, मेन बॉडी पे हम क्या लिखेंगे यहाँ हमें वो समझना है। मैं यहाँ पर पॉइंट लिखने के लिए थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा जो है वो स्पेस हो जाए। फाइन, चलिए ठीक है। यहाँ देखिए मेन बॉडी में क्या लिखेंगे कि शैलकृत स्थापत्य भारतीय कला स्रोतों के रूप में हमें क्या मिला। यहाँ पर मैं 1.1 ए नंबर डाल रही हूँ। क्या लिखना है हमें कि शैलकृत स्थापत्य भारतीय कला के स्रोतों के रूप में हमें वहाँ से क्या मिलता है। जैसे स्थापत्य कला के विकास क्रम की मैं बात करूँ, कला और तकनीक के विकास की सूचना हमें वहाँ से मिलती है। जैसे भीमबेटका हो गया, ठीक है, गुहा स्थापत्य, और उसका प्रथम उदाहरण हम देखते हैं अशोक के, जो देखते हैं अशोक के द्वारा जो निर्मित था बराबर की गुफाएं हो गया, उनसे लेकर अजंता से में आप देखेंगे चैत्य और विहार हो गया। आगे आप शैलकृत मंदिरों का निर्माण देखेंगे। यदि हम यहाँ पर बात करें तो मेन बॉडी में आप एक छोटा सा स्मॉल सा यहाँ पर बॉक्स टाइप का बनाइए और उसको लिखिए यहाँ पर। जैसे भीमबेटका से क्या हमें देखने को मिलता है, वहाँ के रेखा चित्र पढ़ाया था आपको। भीमबेटका के जो रेखा चित्र हैं बहुत पुराने, लगभग 30,000 साल लगभग पुराने हैं, और वो आज भी हमारे समाज में अस्तित्व में हैं और हम उन्हें देख सकते हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं हमें। तो उसमें देखेंगे कैसे उन्होंने सामूहिक नृत्य हो गया, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के आखेटक के बारे में, वैसे कैसे युद्ध के प्रमाण उन्होंने किस प्रकार से भाला ऐसे पकड़ते हुए, इस तरह से उन्होंने कुछ चित्रकारी वहाँ पर जो है वो की है। रेखा चित्र मिला है, भीमबेटका से रेखा चित्र के प्रमाण मिले हैं। बराबर की गुफाओं से देखेंगे तो साधारण कटिंग की कुछ गुफाएं देखने को मिलती हैं। वहीं हम चैत्य और विहार देखेंगे तो आयताकार आपको गुफाएं देखने को मिलती हैं। वहीं एलोरा के जो आप कैलाश मंदिर देखेंगे उसमें ज्यामितीय तकनीकी का प्रयोग किया गया। जब हमने पढ़ा था स्थापत्य तो मैंने इसमें बताया था। इसके बाद आप देखेंगे पल्लव कालीन में महेंद्र वर्मन जो शैली में आपको एकाश्म मंदिर एक ही पहाड़ी को काट कर किस प्रकार से एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बनाया जाता है उसके साक्ष्य मिलते हैं। क्लियर है।
अब ये हो गया। अब इतिहास में हम शैलकृत स्थापत्य की बात करें, कला में अब हमें क्या मिला, स्थापत्य में देख लिया, अब हमें चित्रकला के रूप में विकास का कैसे स्रोत मिलते हैं। देखिए जैसे भीमबेटका, अजंता, एलोरा की गुफाएं हो गया, उसमें सजीव चित्रण, सौंदर्य, सामूहिक नृत्य जैसी चीज़ें मिलती हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय कला में चीज़ों को, इसको हमने देख लिया चित्रकला। अब हम मूर्ति कला में देखेंगे, जैसे आप देखेंगे शैलकृतों में, स्थापत्यों में आप देखते हैं जैसे चैत्य हो गया, अजंता की गुफाएं हो गया, ठीक है, अजंता में जो जैसे बुद्ध की मूर्ति हो गया। इसके बाद खजुराहो के मंदिर की बात की थी, जैसे उसमें बाहर आप देखते हैं कुछ एरोटिक्स यानी कि जो पिक्चर्स मिलती है, एरोटिक्स जो मूर्ति कला मिलती है 5 से 6% ही हालांकि वो है, तो उसमें पूरा सोशल लाइफ को भी उसमें दर्शाया है। आपने देखा होगा अजंता जो खजुराहो के मंदिर है उसके बाहर जो पिक्चर्स मिलती हैं, ना केवल एरोटिक्स पिक्चर्स, उसके साथ साथ वहाँ की सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में मिलता है। तो एरोटिक्स जो चीज़ें हैं वो सोशल लाइफ से भिन्न नहीं है, तो वो भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखती मंदिरों में, जैसे एक खजुराहो का मंदिर हो गया, उदयगिरी के विष्णु की बराह अवतार का मंदिर हो गया, इत्यादि मूर्तियों के हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब देखिए जैसे नृत्य और गायन की, इसमें मैं बात करूं तो स्थापत्यों में जैसे आपने देखा एकाश मंदिर में शास्त्रीय नृत्य हो गया, संगीत के चित्रित वहाँ पर वर्णन मिलता है, मूर्तियों के उदाहरण मिलते हैं। जैसे कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ति मिलती है, वो नटराज भगवान के हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा जैसे भीमबेटका में चित्रकारी में आप सामूहिक नृत्य भी देखते हैं, उसका किस तरह से आर्थिक परिस्थितियाँ थी उनके बारे में वहाँ पर चित्रकारी के द्वारा वर्णन किया गया है। तो नृत्य, संगीत, गायन सब कला का ही एक रूप है, ठीक है। कला को किसी चीज़ में बांधा नहीं जा सकता, ये सब कला के ही रूप है। इसके बाद देखते हैं शैलकृत स्थापत्य इतिहास के स्रोत में। हमने भारतीय कला के शैलकृत स्थापत्य में देख लिया। अब हम इतिहास के ज्ञान हमें कैसे शैलकृत स्थापत्य से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजनीतिक प्रशासनिक स्रोत हमें कैसे पता चलते हैं, विभिन्न शासकों के नाम, ठीक है, उन वंश आदि की जानकारी, जैसे बराबर की गुफाएं किस समय में थी, अशोक के समय काल की थी, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा का देखेंगे, राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम थे उनके समय का था। बादामी गुहा स्थापत्य की बात करूँ तो चालुक्य शासकों के द्वारा कुछ उस समय पे उसको बनवाया गया। तो प्रशासन में आप देखेंगे अशोक के जो स्तंभ है, अशोक का स्तंभ है, उसमें उसके वहाँ पर धम्म की सूचना हम कह सकते हैं, जो अभिलेख है वो उससे मिला है। और अशोक के जो आदेशों की जानकारी वो उसके अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, अशोक के धम्म से हमें वहाँ के अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो उनके प्रशासनिक और राजनीतिक चीज़ों के बारे में हमें वहाँ पर उनके इतिहास का जो है पता चलता है, किसके द्वारा, राजनीतिक प्रशासनिक के बारे में, ठीक है। आर्थिक में देखेंगे जैसे भीमबेटका में चित्रकारी की गई थी, तो उसमें शिकार, आखेटक और ठीक है पशुओं का इस तरह से वर्णन किया गया था। अजंता एलोरा में भी आप चैत्य विहारों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखेंगे व्यापारिक मार्ग से कैसे स्वचालित है वो आप देखते हैं, और व्यापार की वहाँ पर किस प्रकार से जो है सूचना मिलती है, ठीक है। चैत्य विहार जब बनाए गए थे किस प्रकार से बाहर से जो विदेशी लोग थे वो यहाँ पर आते थे, आक्रमण भी करते थे, निवास करने लगते थे। इसके साथ व्यापार के संदर्भ से भी कुछ लोग आया करते थे। तो चैत्य विहार से भी जो है वो हम देख सकते हैं, भीमबेटका के उदाहरण लेके आर्थिक चीज़ों के बारे में हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। क्लियर है। अब देखिए इसमें भारतीय इतिहास की बात करें तो हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों को देख लिया है। अब हम धार्मिक को समझते हैं, क्योंकि देखिए धर्म को हम इतर नहीं कर सकते। धर्म में जैसे देखेंगे गुहा स्थापत्य से हमने क्या देखा, शैलकृत स्थापत्य से हमने क्या देखा, जैसे बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के भी हमें कुछ साक्ष्य देखने को मिले। चैत्य विहारों से हम देखें तो बौद्ध और जैन धर्म के हमें कुछ चीज़ें मिली है। शैलकृत मंदिरों में देखें तो जैसे आप देखते हैं एलोरा हो गया, पल्लव काल के जो मंदिर, एकाश्म मंदिर हो गए, उनके उदाहरण मिलते हैं। और एक ही स्थापत्य में विभिन्न धर्मों के आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसीलिए सर्वधर्म समभाव की जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति होती है हमारे भारतीय इतिहास में। जैसे एलोरा के गुहा स्थापत्य इत्यादि से आप बहुत सारे सर्वधर्म समभाव की जो भावना है वो अभिव्यक्त होती है। और उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कुछ नाम लिख सकते हैं। तो देखिए इतिहास में जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है उन्हें उदाहरणों के साथ लिखिए। आप अगर लिख रहे हैं कि भाई हमें इतिहास के बारे में पता चला है, तो आप बताइए किस ग्रंथ से आप इतिहास की बात की जो है वो दावेदारी दे रहे हैं, आप किस शैलकृत स्थापत्य के उदाहरण के साथ उसकी दावेदारी कर रहे हैं, या किस चीज़ से आपको पता चलता है हमारी प्रशासनिक स्थिति ऐसी थी। भाई वहाँ की चित्रकारी से, वहाँ के साहित्यों से पता चलता है, वहाँ के हमें स्थापत्य से पता चलता है, वहाँ की मूर्ति कला से पता चलता है, वहाँ के शासन से, राजनीतिक स्थिति से पता चलता है। इतिहास कुछ और नहीं, बस उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन ही आपका एक तरह से इतिहास है। इतिहास कुछ और नहीं बल्कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन है। अंत में आप ये समझिए। आइए इसको समझ लिया, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते। क्या आपको
कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मेरा प्रयास रहेगा आपको वहाँ पर उत्तर देने का। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें क्या दिया गया है कि भारतीय दर्शन, ध्यान दीजिए, भारतीय दर्शन यानी कि फिलॉसफी की बात कर रहा है, और परंपरा, ठीक है। भारतीय स्मारकों की कल्पना, ध्यान दीजिए, भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दो तीन चीज़ें यहाँ पूछी गई हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है जो हमारे भारतीय स्मारक हैं उनकी जो कल्पना है, उनको जो बनाया गया है, उसमें किन किन चीज़ों की जो आप देखते हैं कि वो तत्व दिखाई देते हैं। तो देखेंगे जैसे भारतीय दर्शन का हमारे भारतीय स्मारकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारी परंपरा ने कैसे भारतीय स्मारकों की कल्पना को कैसे बनाया है, उसको आकार देने में उनकी परंपरा, हमारी परंपरा की क्या भूमिका रही है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि यहाँ पर क्या चीज़ बेसिकली पूछी जा रही है, उसको हम पहले पॉइंट आउट करते हैं, इनके कीवर्ड्स को समझते हैं, एंड देन हम यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एज इट इज़ जो हमारा प्रोसेस होता है हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए जैसे इसमें क्या है कि भारतीय दर्शन, यहाँ पर भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना को आकार देने और उनकी कला, ठीक है, उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप हमें कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे भारतीय, जो हमारे कह सकते हैं कि स्मारक है, उसमें भारतीय दर्शन और परंपरा ने क्या भूमिका निभाई है, उसके क्या तत्व है जो हमारे भारतीय स्मारकों में दिखाई देते हैं, उनको हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहले हमें क्या लिखना होगा, भारतीय दर्शन। तो भारतीय दर्शन में क्या क्या आ सकता है आप बताइए, आपकी फिलॉसफी में इसमें क्या क्या, बौद्ध धर्म आ गया, ठीक है, आजीवक संप्रदाय आ गया, जैन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया। दर्शन के तत्वों को आप देखेंगे स्मारकों की कला में कैसे लिंक करना है उसको हम समझेंगे। इसके बाद दूसरा कीवर्ड हम यहाँ पर, पहला कीवर्ड हमारा यहाँ पर देखेंगे भारतीय दर्शन, मैं सिर्फ दर्शन लिख दे रही हूँ, दर्शन हो गया। फिर दूसरे कीवर्ड में हम क्या देखेंगे, इस परंपरा ने यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में भक्ति, सूफी आंदोलन इत्यादि को हम समझेंगे, किस प्रकार से हमारे भारतीय परंपरा ने भारतीय स्मारकों में जो है वो अपनी कल्पना को उसमें उकेरा है। इसके उदाहरणों के साथ बेसिकली हम देंगे यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं उनकी स्मारकों की कला, यहाँ कह रहा है उनकी कला का जो महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई है, तो उनकी कला के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर है? किसके बारे में हम देखेंगे कि जो हम देख सकते हैं कि भारतीय स्मारकों की कल्पना, एक्चुअली यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपका कल्पना के बारे में नहीं, पहले हम भारतीय स्मारकों, माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से कुछ होगा, यहाँ मैं रफ कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, भारतीय स्मारकों की कल्पना की बात कर रहा है ना, तो भारतीय स्मारकों की कल्पना की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसको समझना है हमें। चौथा पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर उनकी स्मारकों की कला के बारे में बताना है, ठीक है, स्मारकों की कला के बारे में हमें यहाँ पर क्लियर करना है, फाइन। इसके बाद हमें उसकी विवेचना करनी है, इत्यादि चीज़ों को हमें यहाँ पर जो है समाप्त कर देना होगा। अब इसका मतलब समझिए, जैसे भारतीय दर्शन की बात करा, मैंने आपको क्लियर किया, परंपरा में वो भी बताया, सामाजिक आर्थिक जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं में देखेंगे भक्ति, सूफी आंदोलन इत्यादि चीज़ों का वर्णन करते हुए हम लिखेंगे। भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार, स्मारकों की कल्पना में जैसे कि चैत्य हो गया, बिहार हो गया, स्तूप हो गया, ये सब क्या है, उन्हीं के उदाहरण है, हमारे स्मारकों की कल्पना के ही उदाहरण है। मंदिर हो गया, उनके विभिन्न अंग हो गए, जैसे प्रदक्षिणा पथ हो गया, या गर्भगृह हो गया, विमान हो गया, शिखर हो गया, ये अपने आप में भारतीय दर्शन और उनकी परंपरा को इंगित करते हैं, समझेंगे अभी, ठीक है। उनकी अवस्थिति जैसे नदी के किनारे बनाया गया, तो उसका अपना एक अर्थ है, अपनी परंपरा है, अपनी एक दर्शन है, उसको प्रदर्शित करते हैं। उनके स्मारकों की कला में हम देखेंगे जैसे स्मारकों में चित्र हो गए, नृत्य हो गए, मूर्ति कला हो गया, संगीत आदि का होना भी ये उनके स्मारकों में जो झलकाता है वो उनकी परंपरा को दर्शाता है, हमारी भारतीय परंपरा को दर्शाता है। और विवेचना में सिंपली हम इसको व्याख्या करते हैं, इस प्रश्न का अंत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन में आप जैसे क्या लिख सकते हैं, आप इंट्रो की अगर मैं बात करूं, मेन प्रश्न के आंसर पे अगर हम आते हैं तो इंट्रो में देखिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कला और स्थापत्य जो है वो मनुष्य के मनोभावों की अभिव्यक्ति और कल्पना की एक अभिव्यक्ति है। जैसे हम देखेंगे उसके परिवेश, धर्म और दर्शन तथा सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों और उनके मूल्यों से प्रेरित होती है। और इसी रूप में हम देखते हैं भारत में स्मारकों और कलाओं की तात्कालिक धार्मिक दर्शन
और परंपराओं ने काफ़ी प्रभावित किया है। इसमें हम मेन बॉडी की बात करें, इंट्रो लिखने के बाद हम यहाँ पर मेन बॉडी लिख सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या पॉइंट होगा हमारा, भारतीय दर्शन हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा। तो भारतीय दर्शन में जितने ये आप देखेंगे संप्रदाय हो गए या धर्म हो गए, उनके बारे में बताते हुए लिखेंगे किस प्रकार से वहाँ पर हमें दिखता है। जैसे आजीवक संप्रदाय में देखेंगे यहाँ पर एकांत और जंगल में रहने की जो एक प्रवृत्ति है, संन्यास जीवन है, सन्यासी जीवन, उसको हमारी भारतीय जो दर्शन है उसको दर्शाता है कि किस प्रकार से आप अपना जो भौतिक जीवन छोड़ के एक एकांत जीवन, एकांत जंगल में रहकर अपना जो है आप कह सकते हैं कि सन्यासी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुछ इस प्रकार की झलक आपको जो है वो आजीवक संप्रदाय से देखने को मिलती है। बौद्ध जैन धर्म के अगर बौद्ध स्पेशली धर्म की मैं बात करूँ तो इसमें स्तूप, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर स्तूप वगैरह आप देखते हैं ना उसमें बने थे, तो कैसे हर्मिका का एक अपना जो है वो महत्व था। अब स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हर्मिका होती थी, जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवाश्मों के कुछ वहाँ पर देखेंगे, जैसे नाखून हो गया, उसके बाद उनके देखते हैं कि बाल हो गए, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रतीक प्रतिनिधित्व माने जाते थे हर्मिका, और उनका जो ये अंड होता था, कहा जाता है ऐसा कि बौद्ध दर्शन में जैसे मेरू पर्वत के यूनिवर्स का के कह सकते हैं कि केंद्र में जो ऐसा पर्वत जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, तो ऐसा माना जाता है जैसे हर्मिका है, इसमें पूरे ब्रह्मांड को इसने जैसे कंट्रोल किया, उस तरह के मेरू पर्वत के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर हम इसको पूरी तरह फिट नहीं मान सकते, इसको जब हम मंदिरों में देखेंगे तब समझेंगे, इसको अभी भूल जाइए। जैसे आपको बौद्ध दर्शन में जब हम ये अंड और हर्मिका की बात करते हैं तो काफ़ी जो है वो भारतीय दर्शन को यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। स्तूप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पशु पक्षी हो गया, यक्ष यक्षिणी हो गया, आदि मूर्तियाँ हो गया, बौद्ध सिद्धांतों और दर्शन से इन सब से ली गई हैं। जैसे सिंह देखेंगे, अब पशु पक्षियों की बात की तो सिंह का इसका प्रतीक माना गया था, जैसे बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना गया है, उनके विजय का प्रतीक माना गया। तो प्राकृतिक चित्रों का भी किस प्रकार से भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमें यहाँ पर अपने स्मारकों में देखने को मिलता है। चैत्य में देखेंगे जैसे बुद्ध जो मंदिर हो गए, चैत्य और बुद्ध मंदिरों में आप देखते हैं उसकी उपासना के लिए बनाए गए हैं। बिहार हो गए, जैसे भिक्षुओं के रहने योग्य बिहार बनाए गए, तो उसका अपना एक महत्व है। मूर्ति कला में जैसे गांधार और मथुरा के जो मूर्ति कला है उसमें आप देखते हैं जैसे महायान संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म में क्या होते हैं, दो संप्रदाय है, महायान और हीनयान। तो महायान में क्या होता है, बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा जाता है, तो बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की गई है मूर्ति कला में, जैसे गांधार, मथुरा कला, इन सब में हम देखते हैं। इसके बाद चित्रकला की जब हम और बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जैसे अजंता, एलोरा की, भीमबेटका, इन सब की गुफाओं और बोधिसत्व और बुद्ध का जो आप देखते हैं पुनर्जन्म का जो यहाँ पर जातक कथा है उनका चित्रण मिलता है। तो हम इस तरह से शैलकृत चित्रकला में भी यहाँ पर चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय दर्शन को हमने समझा, यहाँ पर हम देखते हैं उसमें धर्मों का अपना क्या महत्व है। जैसे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म जो दर्शन है उसमें जैसे मंदिर हो गया, ठीक है। अब मंदिर में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जैसे गर्भगृह हो गया, गर्भगृह का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, कैसे मुख्य देवता को वहाँ पर रखा जाता, तो ऐसा माना जाता है। जो वो मेरू पर्वत वाला जो फैक्ट मैं आपको बता रही थी, कहते हैं कि केंद्र में जो मेरू पर्वत है उनकी परिधि में जो आप कह सकते हैं अन्य पर्वत को इस तरह से बनाया गया है, जैसे गर्भगृह के आसपास जैसे प्रदक्षिणा पथ देखते हैं ना, गर्भगृह के आसपास प्रदक्षिणा पथ जहाँ पर हम गोल गोल चक्कर लगाते हैं, उसको वृत्ताकार इस तरह से बनाया गया है कि केंद्र में मेरू पर्वत और उसकी परिधि में अन्य पर्वतों को ऐसे बनाया गया है कि केंद्र में जो मुख्य देवता है उनकी परिधि में आप देखते हैं अन्य देवताओं को, गौड़ देवताओं को वहाँ पर बताया गया, जो इस प्रकार का जो सूचक है कि समस्याओं से निजात दिलाना, जबकि मुख्य देवता सब कुछ कंट्रोल करते हैं। कुछ इस तरह से उन्होंने वहाँ के प्रदक्षिणा पथ को दर्शाया, इस तरह से वहाँ के उन्होंने पंचायतन शैली को दर्शाया। हमारे हिंदू धर्म में दर्शन में देखेंगे पंचायतन शैली, आपको मैंने बताया था कि इस प्रकार सा कुछ जो है वो मुख्य पृष्ठ होता है, इसमें मुख्य देवता यहाँ पर होते हैं जो भिन्न होते हैं, बाकी अन्य देवता अलग अलग देवताओं से यहाँ पर चारों कोनों पर बने होते हैं। जो मुख्य देवता होते हैं जिनकी पूजा होती है, मतलब पूजा तो सभी की होती है, मतलब मेन देवता जो होते हैं वो मंदिर के सेंटर में होते हैं, पंचायतन शैली कहते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि ये जो मुख्य देवता है वो पूरी सृष्टि को कंट्रोल किए हुए, बाकी जो है वो गौड़ देवता हैं और वो उन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए उनको वहाँ पर इस तरह से स्थापित किया गया। कुछ इस तरह से मान्यता है हमारे धर्म में। वृत्ताकार प्रदक्षिणा पथ में देखेंगे चक्रीय समय की एक द्योतक होता है, जिसमें हिंदू दर्शन से ये लिया गया है, तो प्रदक्षिणा पथ को उस प्रकार से बनाया गया वृत्ताकार। ऊंचे शिखर और विमान देखेंगे कि ऊंचे शिखर और विमान आपने कहाँ देखे थे, जो गर्भगृह होता था उसी के ऊपर विमान हुआ करते थे,
थे शिखर हुआ करते थे, जैसे साउथ में आपने देखा उसे विमान कहा जाने लगा था, उसका एक इम्पॉर्टेंस है। अब ऊंचे पर्वतों का इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। मंदिरों में जल हो गया, अग्नि हो गया, नदी हो गया, या कोई पशु या कोई पक्षी इस तरह से हो गया, उसको देवता के रूप में पूजना। क्यों? ताकि वो हमारी परंपरा है, उनको प्राकृतिक देवता के रूप में पूजा जाता था। अभी से नहीं, प्राचीन समय से आप देख रहे हैं ना। इसके बाद आप देखते हैं हिंदू धर्म में नदी और जल इन सबको एक तरह से देवता के रूप में सम्मानित किया, के रूप में सम्मान के रूप में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम गंगा नदी नहीं, गंगा जी कह के संबोधित करते हैं, कुछ उस तरह के उदाहरणों के साथ हम इसे समझ सकते हैं प्राकृतिक तत्वों की अगर बात की जाए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी परंपरा की बात कर रहा है, ये तो आपके भारतीय दर्शन में आपने देख लिया। अब हम समझते हैं यहाँ पर जो परंपरा की बात कर रहा है, परंपरा में ऐसा क्या है जो हमारे भारतीय स्मारकों पर इनकी चीज़ें दिखाई देती है, हमारे भारतीय परंपरा की। तो देखेंगे मंदिरों की दीवारों पर जो नक्काशियाँ की गई हैं, चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं और उनके तत्वों को जो वहाँ पर शामिल किया गया है, उसमें प्राकृतिक चित्रण का भी वर्णन मिलता है। जैसे आप देखें फूल पत्तियों की आकृतियों को घेरा गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें अगर, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो भारतीय स्मारक बनाए गए जिसमें प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ वहाँ पर पशु पक्षियों का भी चित्रण देखने को मिलता है कि नहीं। आपने अगर पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आप सब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन में जैसे मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया, भक्ति के माध्यम से क्या किया गया, परमात्मा और आत्मा का मिलन जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है, हमारी परंपरा को वहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें अगर हम इंडो इस्लामिक शैली के कुछ तत्वों को देखें तो जैसे ताजमहल हो गया, तो ताजमहल में जो आपने देखा था खिड़कियों को बनाया जाता था, वहाँ पर प्रकाश का अपना एक महत्व है। तो जितने भी इस्लामिक आप धर्म में देखेंगे कि जो उनके स्मारक हैं उसमें जाली का बड़ा प्रयोग होता है, क्योंकि प्रकाश को वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। उनके प्रकाश का एक अलग महत्व इस्लामिक धर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ के केंद्र के रूप में मंदिर को कैसे रखा गया है, कि विशेषकर दक्षिण भारत के मंदिरों में आप देखेंगे जैसे मदुरई का मंदिर हो गया, मीनाक्षी मंदिर हम अगर बात करें, इसका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, या ये न केवल नृत्य के रूप में आप देखें जैसे भरतनाट्यम होगा, सत्रिया हो गया, ठीक है। तमिलनाडु के कई सारे मंदिर जैसे असम के अगर सत्रिया नृत्य की बात की जाए तो ये सब नृत्य क्या हुआ करते थे, मंदिरों में पहले देवदासी के रूप में वहाँ पर जो है वो डांस हुआ करते थे। इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ इसमें परिवर्तन आया और आज हमारे समाज में महत्वपूर्ण नृत्यों के रूप में वो जाने जाते हैं, ठीक है। चित्रकारी के रूप में आप देखते हैं दक्षिण अगर भारत के मंदिरों की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत से चित्रकारी और मूर्तिकारी की गई है वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी परंपरा चली आ रही है ना, तो हम उसको फॉलो करते। तो हमारे आज के जो पहले भी जितने भी स्मारक है उसमें हम देखते हैं उनका जो है वो तत्व, उनके जो लक्षण, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो किस प्रकार से हमारे भारतीय दर्शन और हमारी परंपरा है उसके जो तत्व है हमारे स्मारकों में देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारे कोई धर्म हो, चाहे वो हमारा चैत्य हो, बिहार हो, भीमबेटका जैसी कोई गुफाएं हो, ठीक है, मंदिर हो, हमारा कोई स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि उसमें कोई स्तूप हो, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर अपने स्मारकों में देखते हैं। अब बात आती है कि भाई इसकी हमें विवेचना करनी है, हमें कंक्लूजन बताना है कि इस प्रकार आप देखते हैं कि भारतीय दर्शन और परंपरा ने समकालीन कला और स्थापत्य में अभिव्यक्ति हुई है और जो भारत की मूर्त और अमूर्त विरासत को आज भी जीवंत बनाए हुए है। ये सब चीज़ें आपकी पूरी तरह से प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने लिए उनसे कनेक्टेड है। यहाँ पर वही बच्चा इस चीज़ को समझ पाएगा, डाइजेस्ट कर पाएगा, जो समझ पाएगा कि जो पहले लेक्चर्स हुए हैं उनको उन्होंने ऑनेस्टली देखा होगा। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, लेकिन पहले उन जो लेक्चर्स है ना, उन जो पुराने जो लेक्चर्स में टॉपिक्स कवर किए उनको समझ लीजिए, क्योंकि देखिए अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। बेहतर है कि ज्ञान लो ही मत, अगर ले रहे हो तो पूरा लो। अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। तो हो सकता है आप ना समझे और कहें मैडम आपने सही से समझाया नहीं। तो आप जब वहाँ पर चीज़ों को समझेंगे कि भाई भारतीय स्मारकों में क्या क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारे दर्शन क्या है, उनको समझेंगे तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस मैटर करता है आप कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में, ठीक है। इसी तरह से जीवन है, क्या परिस्थिति
परिस्थितियां हैं, कैसे हैंडल करना है आप पर निर्भर करता है, उन परिस्थितियों पे नहीं। तो ठीक है, हर चीज़ को अपने जीवन में अपने अनुसार ढालने की कोशिश करिए, डरिए मत, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, सही चीज़ें सही समय पे मिल जाती हैं। बस अपने आप में विश्वास बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास बनाए रखिए, अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव देते रहिए। आज हम आर्ट एंड कल्चर के सेशन को यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त करते हैं। फिर जल्द ही हम कोई नया लेक्चर नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे आशा करती हूँ आप सब लोग खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे अपने स्वास्थ्य का। पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, इंजॉय करिए लाइफ को, बोझिल मत समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा है और जीवन जो है वो बहुत मूल्यवान है, तो उसका इम्पोर्टेंस समझिए। इस परीक्षा को बहुत हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, बस पढ़ते रहिए, अपनी तरफ से ईमानदारी करने में कोई भी चूक मत करिए आप, ठीक है। इसी के साथ आज मैं आप सबसे अलविदा कहना चाहूँगी। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।